नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के अध्ययन के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज एक ज्वलंत टॉपिक है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यदि कहीं से पूछे जाते हैं किसी भी राज्य विशेष में, तो पंचायती राज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 से 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको पंचायती राज से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो इसको बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना है। जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं और किसी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन हो जाता है वो आपका पंचायती राज्य का हो जाता है। और सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यदि किसी को पढ़ना है, सबसे ज़्यादा रिवीजन यदि किसी का करना है भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो पंचायती राज्य का आपका टॉपिक आता है। तो यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं ये पंचायती राज के बारे में हम करने वाले हैं। और पंचायती राज बड़ा टॉपिक है, तो हम ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ भी आपका बचेगा नहीं। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आपने पूर्व में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था को यदि आपने पढ़ा है तो वहां पर भी पंचायती राज्य आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल्ड में बताई जाएंगी चीजें, क्योंकि तभी ये चीजें आपको समझ में आती हैं। भारत में आप जानते हैं शासन के स्तर की जब आप बात करते हैं, भारत में शासन के स्तर की जब आप बात करते हैं तो संघवादी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। आप जानते हैं राज्यों का संघ है, तो संघवादी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। और इस संघवादी व्यवस्था में यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में, इस संघवादी व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि शासन के जो स्तर हैं, शासन के जो स्तर हैं इसमें वो प्रमुखता से 3 देखने को मिलते हैं। प्रथम स्तर, 3 स्तर देखने को मिलते हैं। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। 3 स्तर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों स्तरों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को जो मिलता है प्रथम स्तर में, यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि प्रथम स्तर में यहाँ पे केंद्र सरकार बैठी हुई है। केंद्र सरकार आपको देखने को मिलता है, केंद्र सरकार, ये प्रथम स्तर पे आपको देखने को मिलते हैं। द्वितीय स्तर पे जब आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे राज्य सरकारें, जिनके बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। और तीसरे स्तर पे जब जाते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है हमारा, जिस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, और यहाँ पे देखने को मिलता है स्थानीय स्वशासन। तृतीय स्तर पे क्या देखने को मिलता है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको 2 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलती हैं? पहला आता है पंचायती राज और दूसरा आता है शहरी स्थानीय निकाय। क्या क्या आता है? पहला पंचायती राज और दूसरा आता है शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय निकाय। देखो, इसमें जो चीजें नोट कराने लायक होंगी बिहार राज्य के संदर्भ में वो नोट करा दी जाएंगी। बाकी जो चीजें आपको समझना है, सिर्फ समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो हमने देखा भारत के संदर्भ में, जब हमने बात किया अपने भारत देश के संबंध में, तो हमने देखा भारत में जो शासन का स्तर है, संघवादी व्यवस्था देखने को मिलती है। 3 स्तर देखने को मिलते हैं। प्राथमिक स्तर पर आपको देखने को मिलता है केंद्र सरकार, ठीक। द्वितीय स्तर पर राज्य सरकारें और तृतीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। और स्थानीय स्वशासन में सबसे पहले पंचायती राज और इसके बाद शहरी स्थानीय निकाय देखने को मिलते हैं। ये तो बेसिक जानकारी हो गई जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद पंचायती राज की यदि हम बात करते हैं कि भाई पंचायती राज है क्या, पंचायती राज है क्या, तो पंचायती राज के बारे में हमें ये समझना है, हमें ये जानना है कि ये जो सिद्धांत है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। किस प्रकार का सिद्धांत है पंचायती राज? पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में यदि हम बात करें तो इसका मतलब है लोकतंत्र में सर्वजन की भागीदारी को सुनिश्चित करना, मतलब लोकतंत्र में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है किसी भी आधार पे, मतलब सबकी भागीदारी लोकतंत्र में सुरक्षित करना, या आप कह सकते हो सुनिश्चित करना, जो है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। और ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है आपके पंचायती राज का। इसके बाद यदि हम बात करें कि भारत में भाई पंचायती राज के विकास का इतिहास क्या रहा है,
भारत में पंचायती राज के विकास के इतिहास की यदि आप बात करते हो, पंचायती के विकास का इतिहास, पंचायती राज के विकास के इतिहास की जब आप बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि चाहे वो वैदिक काल रहा हो, चाहे वो महाजनपद काल रहा हो, चाहे वह मौर्य काल रहा हो, चाहे वह मुगल काल रहा हो, यहाँ तक कि आधुनिक काल में तो है ही, इन सभी में जो है पंचायती राज अलग अलग संदर्भों में देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पे जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं शासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वैदिक काल में, वो ग्राम हुआ करती थी। ठीक है, वैदिक काल में शासन की सबसे छोटी इकाई जो हुआ करती थी वो ग्राम हुआ करती थी, और ग्राम का जो आप कह सकते हो प्रधान हुआ करता था उसको हम बोलते थे ग्रामीणी। क्या बोलते थे? उसको बोलते थे ग्रामीणी। तो कहने का मतलब है कि पंचायती राज के विकास का जो इतिहास है वो आज से नहीं बल्कि आदिकाल से चला आ रहा है, और वैदिक काल में सबसे पहले इसकी झलक देखने को मिलती है, जहां पे शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी और इसका जो प्रतिनिधि हुआ करता था, नेतृत्व करने वाला, वो ग्रामीणी हुआ करता था। फिर आप महाजनपद काल में चले जाते हो। महाजनपद काल में भी जो सबसे छोटी इकाई प्रशासन की होती थी उसको ग्राम बोलते थे, लेकिन यहाँ पर ग्राम का नेतृत्व करने वाला जो होता था या जो प्रधान यहाँ पे होता था उसको आप बोलते थे ग्राम योजक। उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे ग्राम योजक। ठीक है, महाजनपद काल के बाद जब आप आगे बढ़ते हो और आपको देखने को मिलता है मौर्य काल। मौर्य काल में भी जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, वो ग्राम हुआ करती थी, और यहाँ पे जो इसका प्रमुख होता था उसको ग्रामिक नाम से जानते थे। ठीक है, तो मौर्य काल की भी बात हमने कर लिया, उसको ग्रामिक नाम से जानते थे। मौर्य काल के बाद जब आप आगे बढ़ते हो मुगल काल में, मुगल काल में जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ भी शासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो ग्राम हुआ करती थी, और ग्राम पर जो शासन करता था उसको बोलते थे मुकद्दम। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा, याद भी होगा मुकद्दम। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और आज के समय में जब आप बात करते हो, आधुनिक काल में जब आप बात करते हो, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलती है कि शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, और इसका नेतृत्व आज करता है कौन? प्रधान करता है, या इसी को मुखिया बोलते हैं। ठीक है, प्रधान या मुखिया आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि पंचायती राज का जो अवधारणा है, ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल से ही ये प्रारंभ हुआ, प्राचीन काल से ये देखने को मिलता है कि शासन काल की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, और पंचायती राज का जो इतिहास है वो वैदिक काल से आपको देखने को मिलता है। सर्वप्रथम वैदिक काल में इसकी चर्चा, इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और हमने समझा कि किस प्रकार से वैदिक काल में मिलते हैं। वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, मौर्य काल हो गया, मुगल काल हो गया, और अब आधुनिक काल में भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो चोल का काल आपने देखा होगा, जब चोल शासन करते थे, तो चोलों के समय में आपको देखने को मिलता है कि स्वशासन का सबसे बेहतरीन नमूना, स्वशासन का सबसे बेहतरीन नमूना आपको जो देखने को मिलता है सुदृढ़ रूप में, वो चोल काल में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम पंचायती राज के विकास को देखेंगे कि भाई पंचायती राज का विकास किस प्रकार से हुआ। तो आइए देख लेते हैं पंचायती राज का विकास। अब जब पंचायती राज के हम विकास की बात करते हैं तो पंचायती राज का जो विकास है इसको दो संदर्भों में हम देखेंगे। पंचायती राज का विकास दो संदर्भों में देखेंगे। ये दो संदर्भ कौन कौन से हैं? पहला, स्वतंत्रता पूर्व किस प्रकार से विकास हुआ, स्वतंत्रता पूर्व, और इसके बाद दूसरा इसमें जो देखेंगे वो स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद दोनों की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद दोनों की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे।
स्वतंत्रता पूर्व यदि हम बात करें तो सबसे पहले 1870 में देखने को मिलता है। 1870 के बाद यदि हम बात करें कि कब देखने को मिलता है स्वतंत्रता पूर्व, तो 1882 में देखने को मिलता है। 1882 के बाद यदि हम बात करें कब देखने को मिलता है, तो आपको आ जाना है वर्ष 1900 में, और वर्ष 1919 में आपको देखने को मिलता है। 1919 के बाद फिर आपको वर्ष 1935 में देखने को मिलता है स्वतंत्रता पूर्व। स्वतंत्रता के बाद की जब हम बात करते हैं, 15 अगस्त वर्ष 1947 को जब हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्रता के बाद जब हम देखने को मिलते हैं तो 1952, 1953, 1957, 1952 में, 1953 में, 1957 में। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है 1977 में, 1985 में, और लास्ट में जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वर्ष 1986 में। तो आपको कहने का मतलब है कि इन सभी के बारे में पढ़ना है। अभी एक एक करके हम इनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, पहले स्वतंत्रता पूर्व देखेंगे कि फिर स्वतंत्रता के बाद देखेंगे कि किस प्रकार से पंचायती राज का विकास हुआ। ये आपको डिटेल्ड में भारतीय राज व्यवस्था में पढ़ाया गया होगा, उसी को हम यहाँ पे डिटेल्ड में फिर से देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यदि हम बिहार राज्य के बारे में बात कर लेते तो चीजें उतनी अच्छी समझ में नहीं आती, और यहाँ से प्रश्न भी जो बनते उसके जवाब भी हम नहीं दे पाते, जितनी जानकारी किताबों में बिहार राज्य वाले में दी हुई है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में करने की आवश्यकता है। अब इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 1870 की। ठीक है, सबसे पहले देखो कुछ चीजें हैं जो समझना है, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 1870। वर्ष 1870 की यहाँ पे बात हो रही है कि भाई वर्ष 1870 में किस प्रकार से चीजें घटित हुई। वर्ष जब 1870 की बात करते हैं, आप जानते हैं लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय हुआ करता था। मतलब ये समय काल किसका है? ये समय काल है लॉर्ड मेयो का। ठीक है, लॉर्ड मेयो का ये समय काल है। ठीक, लॉर्ड मेयो का ये समय काल है, और इसमें देखने को मिलता है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहां से हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ, यहां से आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, और आर्थिक विकेंद्रीकरण में जब आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के जो मामले थे उसमें आपको देखने को मिलता है विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। प्रशासनिक दक्षता की यदि हम यहाँ पे बात करें तो प्रशासनिक दक्षता के संबंध में आपको देखने को मिलता है कि शहरी नगर पालिका में निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम यहीं पर हुआ। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें इस समय काल में तो आपको देखने को मिलता है वर्ष 1882 का काल। वर्ष 1882 की जब हम बात करते हैं तो वर्ष 1882 में हम पहुंच जाते हैं किसके समय काल में? वर्ष 1870 था लॉर्ड मेयो का। वर्ष 1882 की जब बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आता है, लॉर्ड रिपन का। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल वर्ष 1882 की जब आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि आप लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हो। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो लॉर्ड रिपन जो कि स्थानीय स्वशासन के जनक थे, इनके द्वारा रिपन प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें स्थानीय बोर्डों का गठन किया गया और स्थानीय स्वशासन मैग्ना कार्टा जो है वो लागू की गई। फिर आप आगे बढ़ते हो तो आप देखते हो कि वर्ष 1907 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आप कह सकते हो होता है, और वर्ष 1907 में आपको देखने को मिलता है कि केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का गठन किया जाता है, और इस कमीशन ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। तो इस कमीशन ने क्या किया? ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को सबसे पहले जो है वो चिन्हित किया, यह आपको पता होना चाहिए। और फिर बात आती है वर्ष 1919 की। वर्ष 1919 के बारे में आप जानते होंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा हुई थी उसके बारे में आप सबको पता होगा, डिटेल से आप जानकारी होगी।
कि इसका उद्देश्य क्या था। क्रमिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना इसका उद्देश्य था, और प्रांतों में आंशिक स्वायत्तता की स्थापना, मतलब द्वैध शासन की यहाँ पे बात की गई थी। और इसके दो विषय बताए गए थे, एक आरक्षित विषय बनाया गया था और एक अनारक्षित विषय रखा गया था। आरक्षित विषयों में बात करें तो गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से निर्णय करता था, और जो हस्तांतरित विषय था उसमें देखने को मिलता था कि भारतीय जो मंत्री थे उसके सलाह पर गवर्नर यहाँ पे निर्णय करता था। तो ये दो विषय आपने देखे थे, मांटेंगू चेम्सफोर्ड घोषणा के अंतर्गत देखे थे आपने, ठीक है। और इसी में आपने देखा था कि शिक्षा, पंचायती राज, ईटीसी जो इत्यादि हैं ये इसी के अंतर्गत आते थे। फिर बात आती है भारत सरकार अधिनियम 1935 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, इसको पढ़ते भी होंगे। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसका उद्देश्य था पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना, मतलब पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की यहाँ पे बात की गई। केंद्र में आप देखते हैं तो आंशिक स्वायत्तता की यहाँ पे स्थापना हुई, द्वैध शासन, और प्रांतों में यदि हम बात करें तो पूर्ण स्वायत्तता की बात यहाँ पे की गई थी। तो 1935 के अधिनियम को एक बार जाके फिर से देख लेना है। अब बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से घटनाक्रम हुए, स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से इस दिशा में विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद जब आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहली बात आपको देखना है कि भारत का जो संविधान था, भारत का संविधान 26 नवंबर वर्ष 1949 को जो है वो अंगीकृत किया गया था। और भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। और जब 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल 40 दोनों को साथ ले लो तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई। तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ उसमें आपको देखने को मिलता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 की जो तिथि थी जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ, तो हमें देखने को मिलता है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जगह दी गई। भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जगह दी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको जगह दी गई। इसके साथ साथ अनुच्छेद संख्या 40 थी। अनुच्छेद संख्या 40 में क्या बात की गई? अनुच्छेद संख्या 40 में बात की गई कि ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर के, ठीक है, इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना को लेकर के यहाँ पे सर्वप्रथम बात की गई। इसके बाद देखा गया कि आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद आप बात करें कि अब ये तो हो गया भारतीय संविधान में जो व्यवस्था थी। अब भारतीय संविधान में जो व्यवस्था थी उसके बाद कि भाई जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए, भारत सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्य किए गए, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज के विकास में क्या कार्य किए गए, तो इसको लेकर के सर्वप्रथम बात होती है 2 अक्टूबर वर्ष 1952। 2 अक्टूबर वर्ष 1952 को भारत सरकार द्वारा यहाँ पे बात होती है। क्या करती है भारत सरकार? यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात होती है। प्रधानमंत्री हमारे थे इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लेकर बात किया। इन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय के आर्थिक विकास एवं सामाजिक सुधार हेतु लोगों में जागरूकता का प्रसार करना और लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता को बढ़ाना और लोकतंत्र को मजबूत करना। तो ये प्रधानमंत्री जो है उस समय के थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आप कह सकते हो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, और यह कार्यक्रम असफल रहा था, ये कार्यक्रम सफल नहीं रहा था। उसके बाद पुनः 2 अक्टूबर वर्ष 1953 2 अक्टूबर वर्ष 1953 को पुनः एक घटनाक्रम होता है इस दिशा में, और ये जो था ये था राष्ट्रीय प्रसार सेवा को लेकर के।
राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जब बात करते हैं तो इसकी भी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसकी भी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना। राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि पहला वाला असफल हो चुका था, इसलिए इसको सफल कराने के लिए जो है पूरी जी तोड़ मेहनत की जा रही थी ताकि लोकतंत्र में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन यह भी कार्यक्रम जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तरह जो है वो असफल रहा। मतलब प्रारंभ के दोनों प्रयास जो किए गए वर्ष 1952 में, वर्ष 1953 में, ये दोनों प्रयास जो हैं ये असफल रहे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हुआ, फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम असफल हुआ और इसकी असफलता की जांच और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर सुझाव देने के हेतु सबसे पहले बलवंत राय मेहता का जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, उसका गठन किया गया। अब जब बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, यहां से चीजें आपकी परीक्षा के लिए अब और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो इनको और ध्यान से सुनना है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु जो गठित समितियां थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। तो जो विभिन्न समितियां इस दिशा में थी उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं और इस दिशा में आप कह लीजिए पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु गठित संस्थाओं में, समितियों में ये पहली समिति थी जिसको बोलते थे बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1957 की बात होती है। वर्ष 1957 में इस समिति का गठन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस समय देखने को मिलता है इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सिफारिश देना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सिफारिश देना। और इसने सिफारिश क्या की थी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो आप कह सकते हो समिति थी, इसने क्या सिफारिश दी बलवंत राय मेहता समिति ने, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसने सिफारिश दी कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, इसने सिफारिश की पहले ग्राम स्तर पे यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत, फिर इन्होंने मध्यवर्ती स्तर को लेकर के बात किया और बताया कि मध्यवर्ती पर प्रखंड पंचायत, मध्यवर्ती पर प्रखंड पंचायत, और तीसरा जो इन्होंने बात किया वो बात किया जिला की, कि जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। तो इन्होंने क्या सिफारिश की बलवंत राय मेहता समिति ने, कि ग्राम स्तर पर मतलब त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर इन्होंने सिफारिश की कि त्रिस्तरीय, पहला ग्राम स्तर पे, दूसरा मध्यवर्ती स्तर पे और तीसरा जिला स्तर पे ये सिफारिश की गई। तो यहाँ पे याद रखना है कि बात आती है 12 जनवरी 1958 की, जब राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इस समिति की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया जाता है और केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो है वो पंचायती राज के गठन की शुरुआत कर दी। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद सबसे पहली बात आती है 2 अक्टूबर वर्ष 1959, ठीक है। इसी दिशा में कार्य हो रहा है और इस दिशा में कार्य होता है 2 अक्टूबर वर्ष 1959 की बात आती है। 2 अक्टूबर वर्ष 1959 का दिन भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था उस समय, क्योंकि इस दिन पहली बार आप कह सकते हो त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन किया गया। कहां पे किया गया? नागौर में किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन कहां किया गया? नागौर जिला में किया गया। और नागौर जिला कहां पे पड़ता है? नागौर जिला पड़ता है राजस्थान में। तो राजस्थान के नागौर जिला में ये किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। गठन की बात करें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया था, आप सब जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही ये हुआ है। प्रथम 2 जो इस दिशा में कार्य किए गए थे
1952 में, 1953 में उसकी असफलता के बाद ये समिति का गठन किया गया था और ये भारत का गठित पहला पंचायत था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो है वो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में गठित किया गया और तीसरा 1960 में जो है तमिलनाडु में द्विस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। 1964 में वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया और कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे एक बयान आता है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पंचायती राज का मुख्य वास्तुकार कौन था, भारत में पंचायती राज का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो आपको बलवंत राय मेहता का नाम याद रखना है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है, मुख्य वास्तुकार माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है वर्ष 1977 की, और वर्ष 1977 की जब आप बात करते हो, यहाँ पे एक समिति थी जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। वर्ष 1977 और बात हो रही है अशोक मेहता समिति। वर्ष 1977 अशोक मेहता समिति की यहाँ पे बात हो रही है। वर्ष 1977 के अशोक मेहता समिति की बात यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले आप जानते हैं इसी समिति की सिफारिश को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि ये जो समिति की सिफारिश थी इसमें आप देखते हैं कि बलवंत राय मेहता के विपरीत विचार दिए गए थे, तो इसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया गया था। इनकी सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश थी कि जो पंचायतों की संरचना हो, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था कि त्रिस्तरीय, तो इन्होंने बताया कि द्विस्तरीय संरचना होनी चाहिए। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने क्या बताया कि इनकी जो संरचना है पंचायती राज की, ये द्विस्तरीय संरचना होनी चाहिए। और इन्होंने क्या सिफारिश दी? इन्होंने सिफारिश दिया कि प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए और द्वितीय स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए, और पंचायत में जो चुनाव होते हैं वह भी दलीय आधार पे होना चाहिए। याद रखिएगा, पंचायत में चुनाव दलीय आधार पे होना चाहिए। ये इन्होंने बताया कि पंचायत में जो चुनाव भी हों वो दलीय आधार पे होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर 1985 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था GV.K. राव समिति। ठीक है, कौन सी समिति थी? GV.K. राव समिति। ठीक, GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति की बात करें तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जो है वो आप कह सकते हो उसकी समीक्षा करना। तो गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम थे उनकी समीक्षा को लेकर के ये समिति गठित की गई थी। इनकी क्या सिफारिशें थी? इनकी सिफारिशें जो थी वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सिफारिशें सबकी पता होनी चाहिए। इनकी सिफारिशें जो थी वो थी 4 स्तरीय। ठीक है, 4 स्तरीय संरचना को लेकर के इन्होंने बात किया। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, और इन्होंने 4 स्तरीय संरचना को लेकर के बात किया। इसके बाद इन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। क्या क्या बताया इन्होंने? कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, पहला बेस हो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे। इन्होंने बताया कि पहला ग्राम पंचायत हो गया। दूसरा इन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो, मंडल पंचायत हो। मंडल पंचायत के बाद फिर हम पहुंचते हैं जिला स्तर पर, और इन्होंने बताया कि जिला परिषद हो। और फिर राज्य विकास परिषद हो, राज्य विकास परिषद हो। ठीक है, ये इन्होंने सिफारिश दी, ये आपको पता होना चाहिए। पंचायतों का नियमित चुनाव एवं 5 वर्ष का कार्यकाल को लेकर इन्होंने सिफारिश की। फिर 1978 और 1986 में 1978 और 1986 में 2 समितियां गठित की गई और दोनों के विचार सेम थे। 1978 और 1986
1978 और 1986 में ये जो दो समितियां बनाई गई थी, एक तो थी दांतेवाला समिति 1978 में जो थी, इसका नाम था दांतेवाला दांतेवाला समिति। और दूसरी जो समिति थी वर्ष 1986 की, इस समिति का नाम था हनुमंत राव समिति। क्या था? हनुमंत राव समिति। इन दोनों समितियों ने जो सिफारिशें की वो लगभग लगभग समान थी। दोनों समितियों ने जिला को प्रमुख इकाई माना। क्या किया? दोनों समितियों ने जिला को प्राथमिकता दी और जिला को प्रमुख इकाई दोनों समितियों ने माना। और ये दोनों समितियों का नाम याद रखना है, हनुमंत राव समिति और दांतेवाला समिति, और जिसका मुख्य फोकस विशेष रूप से जिला परियोजना का निर्माण करना था। इसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो इसी में आपको देखने को मिलती है जो अगली समिति वर्ष 1986 की, और ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। वर्ष 1986 की जो समिति बनाई गई थी, इस समिति का नाम था LM सिंघवी। याद रखिएगा, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, ठीक है। और LM सिंघवी समिति जो वर्ष 1986 में बनाई गई थी, इसके भी जो सिफारिशें हैं वो आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से इसका गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु संकल्प तैयार करना। इन्होंने क्या सिफारिशें की? इन्होंने सिफारिशें की जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या सिफारिशें की? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की। संवैधानिक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिशें किसने की? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति ने की। ग्रामीण न्यायालय या न्याय पंचायत के गठन को लेकर के इन्होंने बात की। इन्होंने बोला ग्रामीण न्यायालय की बात होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरा महत्वपूर्ण आप कह सकते हो फैक्ट बताया कि ग्राम सभा का जो है वो महत्व है, ग्राम सभा पर विशेष फोकस होना चाहिए और पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल के भागीदारी पर प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें राजनीतिक दलों की जो है भागीदारी जो है वो प्रतिबंधित होनी चाहिए, राजनीतिक दलीय आधार पे पंचायत चुनाव नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की बात की और राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की। याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की। तो दो प्रमुख चीजें इनके इस समिति से निकल के आती हैं। पहला, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात, और दूसरा राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कि भाई राज्य वित्त आयोग का यदि गठन किया गया तो किस समिति की संस्तुति पर? तो LM सिंघवी समिति। या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की बात किसने की? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा की भी बात सबसे पहले जो है इसी समिति ने की, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया कि कब क्या हुआ, ठीक है। अब इसी को यदि हम देखें, एक बार रिवाइज करें इसके निर्माण के काल को, तो एक बार देख लेते हैं। सिर्फ सुनना है, ठीक है। जितनी चीजें अभी नोट की हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सिर्फ सुनना है, ठीक है। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, जो हमने देखा वो हमने देखा कि भारत में पंचायती राज के विकास के बारे में हमने देखा। भारत के पंचायती राज के विकास के बारे में सर्वप्रथम 1870 की हमने बात किया और 1870 में हमने देखा कि लॉर्ड मेयो जो है इस समय वायसराय थे और आर्थिक विकेंद्रीकरण को लेकर इन्होंने काम किया। फिर 1882 में हम गए, 1882 में हमने रिपन प्रस्ताव को देखा और रिपन प्रस्ताव के बाद फिर 1907 में हम गए जहां पे पंचायत पर रॉयल कमीशन की बात की गई। फिर 1919 में हमने देखा कि किस प्रकार से मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में पंचायती राज जो है हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया और द्वैत शासन की बात की गई। इसके बाद फिर हमने देखा वर्ष 1935 में कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय आप कह सकते हो पंचायती राज के अंतर्गत प्रांतीय सूची के विषय की बात की गई। 1950 में फिर हम गए, 1950 में हमने देखा भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ और देखा हमने कि भाग 4 में और अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई। आगे बढ़कर हमने देखा कि 2 अक्टूबर वर्ष 1952 को सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया जो कि असफल रहा।
फिर इसके बाद 2 अक्टूबर वर्ष 1952 को पुनः प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना लाई गई, जो कि असफल रही। फिर इसके बाद इनकी असफलता की जांच करने के लिए, इनके कारणों की जांच करने के लिए और पंचायती राज को और सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया वर्ष 1957 में, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और इस बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को लेकर के अपने सिफारिशें दी। फिर वर्ष 1977 में आपको देखने को मिलता है अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने क्या बताया? अशोक मेहता समिति ने विशेष रूप से द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की। और फिर आपने देखा जी बी के राव समिति, और जी बी के राव समिति ने क्या बोला था? 4 स्तरीय पंचायती राज को इन्होंने फोकस किया था। और इसके बाद फिर हमने देखा एल.एम. सिंघवी समिति, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ष 1986 की। एल.एम. सिंघवी समिति ने हमने देखा कि भाई सिफारिश इसमें क्या की गई? विशेष रूप से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई और राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई, जो हमें याद रखना है। इसके बाद फिर अन्य जो समितियां हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एल.एम. सिंघवी तक हमने चर्चा कर ली है। एल.एम. सिंघवी के बाद अब हम बात करेंगे और अन्य समितियों को देखेंगे। तो एल.एम. सिंघवी तक हमने रिवीजन क्विक कर लिया और यही इतना आपको याद रखना है। जैसे दो फैक्ट मैंने प्रत्येक के बारे में बताया ना, जैसे विशेष रूप से बलवंत राय मेहता को क्यों याद रखना है? त्रिस्तरीय पंचायतों का जो है इन्होंने सुझाव दिया। अशोक मेहता द्विस्तरीय, अशोक मेहता के बाद फिर हमने अभी देखा कि 4 स्तरीय पंचायत की भी बात की गई। ठीक है, किसके द्वारा? जी वी के राव द्वारा की गई। फिर हमने देखा एल.एम. सिंघवी समिति की क्या सिफारिशें थी? इन्होंने जो पंचायतें थी उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की और राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की। तो इनको हमने देखा। तो अभी तक का जो हमने देखा उसका हमने रिवीजन किया। अब हम बात कर लेते हैं वर्ष 1988 में गठित पी.के. थुंगन समिति की। पी.के. थुंगन समिति की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वर्ष 1988 पी.के. थुंगन समिति। ये सारी चीजें आपने भारतीय राज व्यवस्था में पढ़ी होंगी, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक आधार तैयार कर रहा हूं जिससे बिहार के पंचायती राज को हम बेहतर तरीके से देख सकें। पी.के. थुंगन समिति की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी सिफारिशें थी कि पंचायतों का संबंध सीधे संघ सरकार से होना चाहिए, राज्य सरकार से नहीं। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि पंचायतों का संबंध किससे होना चाहिए? संघ सरकार से होना चाहिए। अपने आप में बहुत विवादास्पद था। संघ सरकार से संबंध होना चाहिए, इनका कहना था। राज्य सरकार से संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली सिफारिश इन्होंने दी। किसने? पी.के. थुंगन समिति ने, कि भाई जो पंचायतें हैं उनका संबंध संघ सरकार से, केंद्र सरकार से होना चाहिए, ना कि राज्य सरकार से। फिर इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज को लेकर इन्होंने भी बात की। लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो ऐसे ही पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज को लेकर किसने बात की? तो बलवंत राय मेहता, वहां पे आपको टिक करना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष करने की बात की, साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर के भी इन्होंने बात की। तो कुछ चीजें इनकी कॉमन थी, जो पूर्व में लोगों ने बोला वही इन्होंने भी बोला, लेकिन इन्होंने कुछ चीजें और अतिरिक्त बोली जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया, सबसे पहले आरक्षण को लेकर यदि किसी ने बात किया तो पी.के. थुंगन समिति ने बात किया। इन्होंने एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर के बात की। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम आरक्षण को लेकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर के आरक्षण की बात किसने की? सर्वप्रथम। तो याद रखना है, सर्वप्रथम ये बात की पी.के. थुंगन समिति ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने महिला आरक्षण की भी बात की। महिला आरक्षण की मतलब यदि आपसे पूछ लिया जाए आपकी परीक्षा में कि भाई पंचायती राज में जब सिफारिशें दे रहे थे लोग, तो सर्वप्रथम आरक्षण को लेकर सिफारिशें किसने दी विभिन्न वर्गों के? चाहे वो महिला वर्ग की बात करें, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें या चाहे अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो वहां पे आपको याद रखना है पी.के. थुंगन समिति के बारे में। तो प्रत्येक समिति के बारे में कुछ 1 से 2 विचार ऐसे हैं जो सिर्फ उन्होंने कहे हैं, अन्य किसी ने उसको रिपीट नहीं किया है, तो वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको आपको प्रमुखता से देखना है।
फिर इसके बाद बात आती है वर्ष 1988 की, और वर्ष 1988 में ही एक समिति और गठित की गई जिसका नाम था गाडगिल समिति। गाडगिल समिति, और गाडगिल समिति कब स्थापित की? वर्ष 1928 में। ठीक है, अब आइए गाडगिल समिति के बारे में देख लेते हैं कि भाई गाडगिल समिति ने क्या कहा। पीके थुंगन के बारे में तो हमने देख लिया, गाडगिल समिति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो गाडगिल समिति का गठन विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। इसका कार्य था कि जो एल.एम. सिंघवी समिति है, जो पीके थुंगन समिति है, पूर्व की जो दो समितियां थी, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। इस समिति ने सभी महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित करते हुए संविधान संशोधन विधेयक की रूपरेखा तैयार की थी। इसके बाद फिर बात आती है पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा। तो आइए देख लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा की। गाडगिल समिति ने क्या किया? गाडगिल समिति ने मतलब पूर्व की जो प्रमुख समितियां थी, उन्होंने जो विचार दिए उसी को एकत्रित करते हुए एक आप कह सकते हो कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार से उसको लागू किया जाए, उसको लेकर के एक रूपरेखा तैयार। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि भाई पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की बात करते हैं कि कब इनको संवैधानिक दर्जा मिला। ये देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा, इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के अभी तक के सफर को हमने देखा, अब इनके संवैधानिक दर्जा की बात करने वाले हैं। आपको पता होगा सर्वप्रथम वर्ष 1989 में, याद रखिएगा, सर्वप्रथम वर्ष 1989 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, और इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। याद रखिएगा, सर्वप्रथम वर्ष 1989 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई, और उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी। गाडगिल रूपरेखा के आधार पर संवैधानिक संशोधन विधेयक तैयार किया गया था। यह आपको पता होना चाहिए, जैसे गाडगिल समिति अभी पूर्व में हमने देखा। इसके बाद फिर बात आता है 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। इसकी बात आ रही है 64वां संविधान संशोधन विधेयक। 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन विधेयक, इसकी हम बात करने वाले हैं कि इसके तहत क्या क्या हुआ। तो याद रखिएगा, लोकसभा में ये पारित हो गया, परंतु ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास वर्ष 1989 में राजीव गांधी द्वारा किया गया था। इनके द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। यह विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, और राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए यह विधेयक असफल रहा, आप कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयास यदि आपसे पूछा जाए तो वहां पे वर्ष 1989 का वर्ष और राजीव गांधी को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बात आती है दिसंबर वर्ष 1991। कब की बात आती है? दिसंबर वर्ष 1991 की बात आती है। दिसंबर वर्ष 1991 की जब हम बात करते हैं, इसमें आपको याद रखना है तो 72वां प्रवर समिति की यहाँ पे बात होती है। 72वें प्रवर समिति, बहत्तरवें प्रवर समिति की बात आती है, और 72वें प्रवर समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे नाथूराम मिर्जा इसके अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, नाथूराम मिर्जा, नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। नाथूराम मिर्जा, नाथूराम मिर्जा इसके अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। यहां से पृष्ठभूमि तैयार हुई किसकी?
73वें संविधान संशोधन विधेयक, 73वें संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन विधेयक की ये जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, तो उस दौरान हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के दौरान नरसिम्हा राव जो है ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, याद रखना है। कौन थे प्रधानमंत्री? पीएम हमारे थे नरसिम्हा राव, ठीक है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के काल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जो 22 दिसंबर को लोकसभा से और 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो गया। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से ये पारित हो गया। मतलब दोनों सदनों से ये पारित हो गया, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल की जो इस पे सहमति मिली वो 20 अप्रैल 1993 को मिली। कब मिली? 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की यहाँ पे सहमति मिल गई, और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह अधिनियम बन गया, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जब 73वें संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हो तो संघीय बहुमत द्वारा इसको पारित किया गया था, क्योंकि ये पंचायती राज को लेकर था। तो याद रखिएगा यहाँ पे किस बहुमत द्वारा पारित किया गया था? संघीय बहुमत द्वारा ये पारित किया गया था, संघीय बहुमत द्वारा पारित। और संघीय बहुमत द्वारा पारित की जब बात करते हैं तो विशेष रूप से इसमें विशेष बहुमत, मतलब विशेष बहुमत से पारित हुआ। और विशेष बहुमत की जब बात करते हैं मतलब कम से कम 50%, कम से कम 50% सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है विशेष बहुमत से ये पारित हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति की सहमति भी इसको मिल गई। और क्योंकि 24 अप्रैल को, याद रखिएगा यहाँ पे 20 अप्रैल की जो तिथि है ये आपको याद रखना है, 20 अप्रैल की तिथि को सहमति मिली और 24 अप्रैल से ये लागू हो गया। 24 अप्रैल से यह लागू हो गया, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 24 अप्रैल की तिथि को क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल की तिथि को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखना है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही पारित हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, पंचायती राज दिवस। तो यहां तक की पृष्ठभूमि समझना जरूरी था, 73वें संविधान संशोधन तक समझना जरूरी था। 64वां भी आपने समझा कि किस प्रकार से प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास जो है राजीव गांधी द्वारा जो किया गया प्रयास था वो सफल नहीं हो सका था, क्योंकि उसको राज्यसभा में जो है वो अनुमति नहीं मिली, राज्यसभा में सहमति नहीं मिली, विधेयक असफल रहा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, आइए एक एक करके देख लेते हैं इसमें इसकी विशेषताएं क्या। 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं, जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होगा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया। और पंचायतों को जब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो इसको जगह कहाँ मिली? आप देखते हैं पार्ट आप देखते हैं कि 9 में, भाग 9 में इसको जगह मिली। अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची 11वीं अनुसूची जो है इसी से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो 243, याद रखिएगा 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो है अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं। और कुल विषय कितने थे उस समय? 29 विषय थे, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। कितने विषय थे पंचायती राज में? 29 विषय थे, ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं अनुच्छेदों के बारे में, ठीक है। हमने देखा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में
के अंतर्गत पार्ट 9 में जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिला। पार्ट 9 में संविधान में जगह मिली, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और अनुच्छेद संख्या 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो है इसकी बात होती है और इसमें कुल 29 विषय थे। अब एक एक करके जो इसके अनुच्छेद हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बात आती है आर्टिकल नंबर 243 की। ठीक है, आर्टिकल संख्या 243 की बात। आर्टिकल संख्या 243 क्या कहती है? पंचायती राज की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। आर्टिकल संख्या 243 में सबसे पहले परिभाषा बताई गई है। ठीक है, पंचायती राज की सर्वप्रथम यहाँ पे परिभाषा बताई गई है और इसकी परिभाषा के अंतर्गत क्या बोला गया है कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। तो यहाँ पे विशेष रूप से इसकी परिभाषा का जिक्र किया गया है, इसकी परिभाषा बताई गई है। फिर हम बढ़ते हैं आर्टिकल संख्या 243 के ए में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं आर्टिकल संख्या 243 का ए। ठीक है, 243 के ए में जब हम जाते हैं तो 243 के ए में सर्वप्रथम जो चर्चा है वो ग्राम सभा की है। किसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है? यहाँ पे चर्चा हो रही है ग्राम सभा की। सर्वप्रथम चर्चा किसकी हुई है? 243 ए में ग्राम सभा की चर्चा हुई है। यहाँ पे बोला गया है कि यह एक अस्थाई संस्था है, इसका विघटन नहीं होता है। ग्राम सभा क्या है? अस्थाई संस्था है, अस्थाई संस्था, इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई विघटन नहीं होता है तो इसके सदस्य कौन से होते हैं? तो सदस्य ग्राम के जो पंजीकृत मतदाता होते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष होती है, वो इसके सदस्य होते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यह उदाहरण है। आप जानते हैं यह कोई निर्वाचित संस्था नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गांव होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? विशेष रूप से राजस्व गांव के लिए तो 250 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए राजस्व गांव के लिए, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ग्राम सभा के कार्य क्या है? ग्राम सभा यदि हम बात करें तो इसके कार्य क्या है? ग्राम सभा का कार्य है कि ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनको आप कह सकते हो ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाया। ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनको उत्तरदायी बनाने के साथ साथ पंचायती राज के सदस्यों का चुनाव करना और पंचायती राज के सदस्यों के अंतर्गत जैसे मुखिया आ गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य आ गए, जिला पंचायत सदस्य आ गए, तो इन सब का जो है चुनाव करना जो है इनका आप कह सकते हो कि इनका कार्य है। इसके बाद फिर बात आती है 243 बी की। 243 बी की बात आती है, आर्टिकल संख्या 243 बी। 243 की बी की जब हम बात करते हैं तो 243 के बी में देखने को मिलता है ग्राम पंचायत की संरचना की बात की गई। क्या बात की गई है? संरचना किसकी? अभी हम ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं तो ग्राम पंचायत की संरचना की यहाँ पे बात की गई है। और ग्राम पंचायत की संरचना की जो बात की गई है यहाँ पे त्रिस्तरीय संरचना आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? त्रिस्तरीय। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस अनुच्छेद को जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है ग्राम पंचायत के गठन की बात, और ग्राम पंचायत के गठन की बात जो की गई है वो आर्टिकल संख्या 243 के सी में की गई है। यहाँ पे क्या है? ग्राम पंचायत के गठन को लेकर के बात की गई है। सी तक हमने देख लिया। ग्राम पंचायतों के गठन के बाद जब फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है गठन के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें देखना चाहिए। जैसे गठन के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत की बात करते हो आप, गठन में सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो ग्राम पंचायत की करेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत की आप बात करोगे गठन के संदर्भ में सबसे पहले। और ग्राम पंचायत की जब बात करोगे तो इसके सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? आप जानते हो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? पहला इसमें आता है वार्ड मुखिया, आप सब जानते होंगे। पहला सदस्य कौन देखने को मिलता है? वार्ड मुखिया देखने को मिलता है। वार्ड मुखिया के बाद कौन देखने को मिलता है? मुखिया देखने को मिलता है और एक उप मुखिया देखने को मिलता है। ठीक है,
अब इसके जो सदस्य हैं वार्ड मुखिया और मुखिया की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं वार्ड मुखिया और मुखिया की जब बात करते हैं तो ये प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। किसके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है? तो याद रखिएगा ग्राम सभा द्वारा, ग्राम सभा द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाता है। उप मुखिया की यदि हम बात करें तो इनका कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं इनका चुनाव होता है, पंचायत प्रतिनिधि द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाता है। वार्ड सदस्य यदि हम बात करें, इसको लिए क्या क्राइटेरिया है? इसको लिए बोला गया है कि प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य होना चाहिए, प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य होना चाहिए। मुखिया को लेकर के क्या बोला गया है? मुखिया दो तरह से, पहला बोला गया है मैदानी क्षेत्र के लिए, मैदानी क्षेत्र के लिए और पर्वतीय क्षेत्र के लिए। मैदानी क्षेत्र के लिए बोला गया है कि 7000 की जनसंख्या पर, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए बोला गया है कि 5000 की जनसंख्या पर एक मुखिया होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है मध्यवर्ती, जो है वो प्रखंड पंचायत की बात आती है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं मध्यवर्ती या प्रखंड पंचायत की। मध्यवर्ती स्तर पे प्रखंड पंचायत की बात होती है, प्रखंड पंचायत की यहाँ पे बात हो रही है। प्रखंड पंचायत की जब आप बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि विशेष रूप से प्रशासनिक संस्था है और एक समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी संस्था है। यह एक क्या है? एक प्रशासनिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था है, समन्वयकारी संस्था है या पर्यवेक्षणकारी संस्था है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप इसमें देखते हो कि जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत के बीच एक कड़ी के रूप में ये होता है। प्रखंड पंचायत क्या होता है? जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच एक कड़ी के रूप में होता है जो समन्वय करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके सदस्य की यदि हम बात करें तो इसके सदस्य दो प्रकार से होते हैं। प्रखंड पंचायत के सदस्य कौन से होते हैं? प्रखंड पंचायत के सदस्यों की जब हम बात करते हैं तो दो तरह से देखने को मिलते हैं। एक सदस्य ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है, और एक सदस्य ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचित और एक होते हैं जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचित और अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित में बात करें तो पंचायत समिति, आप जानते हैं पंचायत समिति से चुने जाते हैं और प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर ये चुने जाते होते हैं, तो पंचायत, ठीक है, प्रत्येक 5000 की जनसंख्या से ये चुने जाते हैं, पंचायत समिति में जाते हैं, जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जिनको कई राज्यों में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बोलते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचित की बात करें तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित कौन होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है प्रमुख, ठीक है, प्रखंड प्रमुख जिसको बोलते हो और उप प्रमुख जिसको बोलते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं या जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति, ये जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य कहीं बोलते हैं या पंचायत समिति के सदस्य बोलते हैं, तो ये जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं यही चुनते हैं किसको? प्रमुख को चुनते हैं। मतलब ये मतदान करते हैं प्रमुख को लेकर के, तब प्रमुख या उप प्रमुख का चुनाव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जिला परिषद सदस्य की बात करें, इसी प्रकार से जिला परिषद में तो हो गया आपका प्रखंड पंचायत, फिर बात आता है जिला परिषद। जिला परिषद में भी सेम कहानी आपको देखने को मिलती है। जिला परिषद में भी दो प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं सदस्य जो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जिसको आप बोलते हो जिला पंचायत सदस्य या जिला परिषद के सदस्य, ठीक है, जिला पार्षद या जिला पंचायत के सदस्य। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य आपका ये होता है, प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य आपका होता है, ठीक है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है और यही अपने बीच से जब एक प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, तो उसको जिला परिषद सदस्य के रूप में बोला जाता है
या जिला पंचायत सदस्य के रूप में बोला जाता है, तो अप्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा नहीं होता है। मतलब जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चयन किया जाता है, उनके द्वारा चुनाव किया जाता है जिला परिषद अध्यक्ष का या जिला पंचायत अध्यक्ष का। तो ये संकल्पना देखने को मिलती है। आज इसी तर्ज पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसी तर्ज पे आपको अभी अभी देखने को मिला होगा कि बिहार में भी कुछ महीने पूर्व ही चुनाव हुए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अभी काफी कुछ चीजें इसमें बची हुई हैं। ठीक है, अब जैसे पंचायती राज में आरक्षण की बात करते हैं। पंचायती राज को तो हमने समझ लिया कि क्या व्यवस्था है, उसको तो हमने समझ लिया। अब बात आती है पंचायती राज में आरक्षण को लेकर कि भाई पंचायती राज में आरक्षण को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, आरक्षण को लेकर क्या बातें की गई हैं। तो आइए उसको समझ लेते हैं। इसी में पंचायती राज में आरक्षण को लेकर के अब हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें, अनुच्छेद संख्या आपका है 243 का डी। अनुच्छेद संख्या 243 का डी जो है ये आरक्षण की बात करता है। पंचायतों में ये आरक्षण की बात करता है। और आरक्षण भी जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के आरक्षण की यहाँ पे बात हो रही है। अभी पहली बात हो रही है महिला आरक्षण की। ठीक है, दूसरी जो यहाँ पे चर्चा हो रही है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है कि महिला आरक्षण की जब बात करते हैं तो 1/3 या 33%, 1/3 या 33%। कई राज्यों में इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है महिला आरक्षण को, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन राज्यों में यदि हम बात करें तो बिहार आपका पहला राज्य है जहां पे महिला आरक्षण 50% है पंचायतों में, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। SC/ST आरक्षण की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में ये आरक्षण होता है। जनसंख्या के अनुपात में, इसको आपको याद रखना है कि ये जो आरक्षण है ये किस अनुपात में होता है, ये जनसंख्या के अनुपात में ये आरक्षण होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद फिर बात आती है आर्टिकल संख्या 243E की। ठीक है, आर्टिकल संख्या 243E। आर्टिकल संख्या 243E की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे विशेष रूप से जो पंचायतें हैं उनके कार्यकाल की बात होती है। ठीक है, पंचायतों के कार्यकाल को लेकर के यहाँ पे बात की गई है इस अनुच्छेद में। पंचायतों के कार्यकाल, ठीक है, पंचायतों के कार्यकाल के अंतर्गत जब आप देखते हो तो प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। मतलब प्रथम बैठक की तिथि, प्रथम बैठक से 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम बैठक से 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और 5 वर्ष पूर्व जो है इसका विघटन संभव है। जिस प्रकार से अन्य संस्थाओं में ये व्यवस्था है उसी प्रकार से पंचायतों में भी ये व्यवस्था है कि 5 वर्ष से पहले भी इनका विघटन संभव होता है। अगर 5 वर्ष से पूर्व विघटन हो गया तो क्या होता है? ठीक है, अगर 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष से पूर्व विघटन तो क्या क्या होता है? यदि 5 वर्ष से पूर्व विघटन होता है तो दो चीजें यहां से निकल कर आती हैं। ठीक है, 5 वर्ष से पूर्व विघटन होता है तो दो चीजें निकल के आती हैं। पहला, अगर कार्यकाल 6 माह से अधिक हो, मतलब यदि पंचायत का कार्यकाल 6 माह से अधिक है, 6 माह से अधिक यदि कार्यकाल बचा है तब तो चुनाव होता है। याद रखिएगा, यदि 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा है तब तो चुनाव कराया जाएगा। यदि 6 माह से कम कार्यकाल बचा है, यदि 6 माह से कम कार्यकाल बचा है तो यहाँ पे चुनाव नहीं कराया। याद रखिएगा दोनों बातों को। 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा है तो चुनाव कराया जाएगा, यदि 6 माह से कम कार्यकाल है तब चुनाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद संख्या 243F, जिसमें सदस्यों की योग्यता के बारे में बात होती है।
243 AF। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात होती है? यहाँ पे बात होती है जो सदस्य होते हैं पंचायत राज, इनकी योग्यता के बारे में बात होती है कि भाई इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यताओं की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले न्यूनतम 21 वर्ष योग्यता होनी चाहिए और विधानमंडल के सदस्य बनने हेतु योग्य होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और जब पंचायती राज की बात आती है, आप जानते हो राज्य सूची का विषय है, कानून बनाने का जो अधिकार है वह भी राज्य को ही प्राप्त है। चुनाव कब कराया जाएगा, यह भी अधिकार राज्य को ही है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 248G की। ठीक है, 248G की बात आती है। 248G की बात आती है। 248G में विशेष रूप से क्या चर्चा की गई है? पंचायतों के पंचायती राज के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की गई है। कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की गई है। कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुल कितने विषय थे। प्रारंभ में ही हमने देखा कि 29 विषय इसमें थे। ठीक है, 29 विषय हमने देखे थे कि भाई कुल इसमें 29 विषय थे और इसी 29 विषयों पर ही हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात आती है। ठीक है, शिक्षा की बात आती है और शिक्षा में भी जब आप बात करते हो तो कई सारी कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे प्रौढ़ व आधारभूत शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। शिक्षा के बाद जब आप बढ़ते हो तो दूसरी जो चर्चा आती है वो आती है स्वास्थ्य की, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छता की बात आती है। तीसरा जैसे कृषि आपका होता है, कृषि को भी कई कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे चकबंदी, भूमि सुधार, पशुपालन, ईंधन व चारा की बात। फिर बात आती है ऊर्जा की। ऊर्जा में जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात कर लीजिए, जैसे सौर ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कर लीजिए, शमशान घाट की बात कर लीजिए। तो इस प्रकार से कुल 29 विषय आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में इनको कार्य करना होता है। अब बात आती है 243H की। इसको, इस अनुच्छेद को जाके पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 243, यहाँ 248 नहीं 243 है। 243H की बात आती है। 243H में क्या बोला गया है? यहाँ पे विशेष रूप से स्थानीय कर लगाने की शक्ति को लेकर बात की गई है। स्थानीय कर लगाने की शक्ति को लेकर के बात की गई है, जैसे मेला कर हो गया, बाजार कर हो गया, चराई कर हो गया। इस प्रकार के जो कर हैं वो आपकी जो संस्थाएं हैं वो लगा सकती हैं। ठीक है, एच के बाद 243I की बात आती है। 243I की बात आती है। 243I की जब बात करते हैं आप तो यहाँ पे विशेष रूप से राज्य वित्त आयोग की बात आती है। राज्य वित्त आयोग की बात आती है। और राज्य वित्त आयोग की जब आप बात करते हो तो विशेष रूप से आप देखते हो कि इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और इसका कार्य होता है पंचायती राज व शहरी स्थानीय निकाय के वित्तीय जो स्रोत हैं उनकी समीक्षा करना और सरकार को संस्तुति देना या सरकार को इस बारे में कार्य करने के लिए बोलना। इसके बाद बात आती है आर्टिकल नंबर 243J। आर्टिकल नंबर 243J। आर्टिकल नंबर 243J की जब बात करते हैं तो इसमें लेखा परीक्षण की बात आती है। किसकी बात यहाँ पे हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है लेखा परीक्षण की। ठीक है, इसके बाद बात आती है आर्टिकल संख्या 243K। 243K की बात आती है। 243K की जब बात करते हैं तो यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग की बात आती है। किसकी बात आती है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, और इसमें भी क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे चुनाव आयुक्त की बात कि भाई नियुक्ति कैसे होगी, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र से पहले तक का होता है। और हटाने की प्रक्रिया यदि हम बात करें तो हटाने की प्रक्रिया वही है जो हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग को हटाने की लेकर के भी है। इसके बाद फिर बात आती है 243
यम की बात, आर्टिकल संख्या 243 यम की बात आती है। आर्टिकल संख्या 243 से यम के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये है कि इस पंचायती राज व्यवस्था का कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना। कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना मतलब कौन कौन से क्षेत्र, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है, पंचायती राज यहाँ पे नहीं है। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र हो गया, वहां पर ये लागू नहीं है। तो कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना वो अनुच्छेद संख्या 243 एम के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों पर भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि इन सभी क्षेत्रों पर PESA 1996 को लागू किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है 243 ओ के बारे में। 243 ओ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 243 ओ के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चर्चा है इस समाप्त होती है। अब बचा है बिहार के संदर्भ में फैक्ट के बारे में। ठीक है, मतलब बिहार के संदर्भ में, ये तो हमने देख लिया संपूर्ण राज व्यवस्था के संदर्भ में जो आपने पढ़ा होगा पूर्व में, लेकिन जरूरी था पृष्ठभूमि थोड़ा सा बनाना था, फिर हम बिहार राज्य के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ पाते। अब बिहार राज्य विशेष के बारे में देखना है, इन्हीं संस्थाओं के बारे में। तो कल से इसके बारे में जितना अभी तक हमने देखा है, तो बिहार के संदर्भ में जो चीजें नोट डाउन करानी है कि भाई बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू कब किया गया, 2001 में संशोधन कब हुआ, इन सब के बारे में कल नोट हम कर लेंगे तो हमारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ज्यादातर चीजों को हमने समझ लिया है। यहाँ पे जो समितियां थी, विशेष रूप से जो समितियां बनाई गई थी, उनकी जो सिफारिशें थी प्रमुखता से उसको आपको तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि सिफारिशों से जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सिफारिशों को खूब अच्छे से देख लीजिएगा। सिफारिशें यदि आपकी अच्छे से तैयार हो जाती हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम बात करेंगे बिहार में पंचायती राज कब लागू हुआ, किस प्रकार से लागू हुआ, क्या संशोधन हुए, और एक एक करके जो संस्थाएं हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग हो गया, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया और राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, इन सभी संस्थाओं के बारे में भी हम जानकारी करेंगे और नोट डाउन इनको करेंगे। तो इसमें बहुत कुछ नोट डाउन करेंगे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।